आज के इस न्यू वीडियो में जो कि कक्षा 12 के मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से बनाया जा रहा है। इस चैप्टर में मानव जनन तंत्र के संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव व अतिलघुत्तरी प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। करीब 7 नंबर के क्वेश्चन जो है इस वाले लेसन से आने हैं। तो देर ना करते हुए सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जो विकल्प है बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको लिखा है 1 अंक का ये प्रश्न होगा। और अगर इसमें हम बात करें ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो सबसे पहला प्रश्न जो है नर के वृषणों, इंपॉर्टेंट है। नर के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम मानव जनन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो मानव जनन तंत्र वह तंत्र है जिसमें जनन करने वाले महत्वपूर्ण अंग भाग लेते हैं। और ये अंग कौन से होते हैं? तो ये 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 तो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। अगर हम बात करें प्राथमिक लैंगिक अंग की, तो इनको गोनाड्स या जनद कहा जाता है। और जो फीमेल में प्राइमरी अंग होते हैं वह अंडाशय होता है, अर्थात ओवेरी, अंडाशय। और जो मेल में प्राइमरी लैंगिक अंग होता है वह वृषण होता है, अर्थात टेस्टिस होते हैं। तो प्राइमरी अंग कौन कौन से होते हैं? महिलाओं में अगर देखा जाए तो ये अंडाशय होता है, ओवेरी जिसे कहते हैं। और मेल में अगर देखा जाए तो ये वृषण होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। तो इन्हें प्राइमरी लैंगिक अंग कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नर के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो जो नर हार्मोन्स का स्रावण करती हैं उन्हें हम सार्टोली कोशिकाएं कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन, इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सार्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। सार्टोली कोशिकाएं जो होती हैं ये वृषण में उपस्थित होती हैं। और ऊपर हम देख चुके हैं ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को जो है वो सेक्रेट करती हैं और वृषण में उपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो वृषण में छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। तो जो वृषण में छोटी छोटी नलिकाओं से बना हुआ जाल होता है, इसे हम वृषण जालक कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, मनुष्य में अधिवृषण का निर्माण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये होता है कैपेट, कॉर्पस तथा कोडा के पार्ट से होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैपेट, कॉर्पस और कोडा। याद रखेंगे ट्रिपल सी, ये ट्रिपल सी के पार्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि पुरुष में शुक्र वाहिनियों को काट दें तो क्या होगा? तो यदि हम पुरुष की शुक्र वाहिनियों को काट कर हटा दें तो जो क्या होगा, इससे वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की देखें तो मनुष्य में मूत्र मार्ग से निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों निकलते हैं, सीमन एंड टॉयलेट दोनों निकलता है। तो 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव जनन तंत्र में उपस्थित सहायक ग्रंथि है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स ये तीनों जो हैं मानव जनन तंत्र में उपस्थित सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं।
तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नर में शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि है। तो नर में जो शुक्राणुओं को एनर्जी प्रदान करती है वह ग्रंथि शुक्राशय है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऊर्जा प्रदान होती है वह एटीपी के रूप में होती है। शुक्राशय में शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। और एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। आप लोग जानते रहिएगा इसका, ट्राईफॉस्फेट एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वीर्य में अम्लीय द्रव्य का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा? अम्लीय द्रव्य। और किसमें? सेमन में। सेमन में जो अम्लीय द्रव्य का सेक्रेशन करती है वह प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि अति लघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों में आ सकता है। तो काउपर ग्लैंड का भाग है या काउपर ग्लैंड जो भाग है वह किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। मानव के नर जनतंत्र का भाग होती है काउपर ग्लैंड। इंपॉर्टेंट पार्ट है काउपर ग्लैंड। 11 देखेंगे, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए सार्टोली कोशिकाएं तो पाई जाती हैं वृषण में, तो सार्टोली कोशिकाओं से तो होगा नहीं, स्पर्मेटिड्स से भी नहीं होगा, तो ये होता है लीडिंग सेल्स के द्वारा। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, लीडिंग सेल्स के द्वारा। और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन्स है, ऑर्गन्स एंजाइम है, हार्मोन्स है जो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि काउपर ग्लैंड की ग्रंथि को हटा दिया जाए तो प्रभावित होगा। तो निम्नलिखित जो पार्ट दिए गए इनमें से कौन सा अंग प्रभावित होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि काउपर ग्लैंड की ग्रंथि को हटा दिया जाए तो मेल्स में शुक्राणु जो ने वो निर्मित नहीं होंगे। नेक्स्ट 13, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं हम। वीर्य का तरल भाग शुक्रीय द्रव निर्मित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी होगा, यानी शुक्राशय में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, और 4 जो हो जाएगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में। तो ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में होता है। निम्न में कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो एम्पुला और या इसको तुम्बिका कहते हैं, ये नर की नहीं, ये फीमेल सहायक ग्रंथि होती है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। तो स्त्रियों के अंडाशय से जब अंडाणु फ्री होते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं परिपक्वन। डी इसका राइट आंसर, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। और ये लगभग 6 से 14 से 15 दिन तक होने वाली क्रिया है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। नेक्स्ट 16 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ स्थित होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम अंडाशय में उपस्थित होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछे किसका पार्ट है या किस जनन तंत्र का पार्ट है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और अंडाशय में व्यवस्थित होता है कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्त्री में अंडो उत्सर्ग के बाद ग्राफीन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? तो इसका देखिए आप राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करें। तो ये हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जब ग्राफीन पुटिका फट जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्त्रियों में अंडो उत्सर्ग नियंत्रित होता है।
तो 2 हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से? FSH एंड LSH। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि हम इन दोनों हार्मोन्स के फुल फॉर्म की बात करें तो FSH की फुल फॉर्म जो होती है इसे कहते हैं फैलोपियन स्टिमुलेट हार्मोन्स। अगर हिंदी की बात करें तो ग्राफिया पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। और LH की बात करें तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है और FSH होता है फैलोपियन स्टिमुलेट हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। पश्च अंडो उत्सर्गी प्रवस्था की अवधि होती है। पक्ष मतलब पीछे की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ये हो जाएगा बी 15 से 28 दिन। और अगर अग्र पूछता है तो ये हो जाएगी 6 से 15 दिन तक सी। फिलहाल 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अंडवाहिनी रोमावी कीप में उपस्थित अंगुलीनुमा उभारों को क्या कहते हैं? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी कहते हैं अंगुलीनुमा उभारों को। 21 देखेंगे, अंडवाहिनी का कौन सा सिरा यूटेरस में खुलता है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई सी, संकीर्ण पथ। ये कहाँ खुलता है? अंडवाहिनी में खुलता है और ये अंडवाहिनी का अंतिम पार्ट होता है। ये जो अंडवाहिनी का अंतिम सिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अंतः स्तर या एंड्रोमेट्रियम किससे संबंधित होता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय से संबंधित होता है और यह सबसे आंतरिक सतह होती है। यह यूटेरस की सबसे आंतरिक सतह होती है जिसे एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निषेचित अंडे का परिवर्धन होता है। तो जो फर्टिलाइज एग होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है भाई गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वेजाइना के द्वार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी, बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है वेजाइना के द्वार पर। 25। स्तन ग्रंथि में उपस्थित पालिका में स्थित दुग्ध ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो 25 का जो राइट आंसर होगा भाई बी होगा, कूपिकाएँ कहते हैं जिनसे दुग्ध स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मादा में यौवन आरंभ की लगभग आयु है। तो फीमेल में एडोलसेंस जो होता है वह कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। 12 से शुरू होकर ये 18 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है। सत्ताईस नंबर प्रश्न देखेंगे, स्तनधारियों में ग्राफियन पुटिका के किस भाग से एस्ट्रोजन स्रावित होता है? 27 नंबर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये इंटरनल थीका पार्ट से होता है जो कि ग्राफियन पुटिका की आंतरिक भित्ति की अंतःस्रावी ग्रंथि कही जाती है। जो कि ग्राफियन पुटिका की अंतःस्रावी ग्रंथि कही जाती है, ये इंटरनल थीका। नेक्स्ट 28। स्त्रियों में रुधिरस्राव चक्र का विराम अवस्था समाप्ति को कहते हैं। अर्थात जब रुधिरस्राव का चक्र समाप्त हो जाता है तो इस समाप्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 28 का जो राइट आंसर होगा रजोनिवृत्ति। और ये लगभग 50 से 55 वर्ष की उम्र में जो है समाप्त हो जाती है। 29। मनुष्य के 28 दिन के आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। तो ये 29 का सी हो जाएगा, 14वें दिन। 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 30। मनुष्य मादा के जन्म के समय उसके अंडाशय में 20 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं। इनमें से कितने अंडे मादा के संपूर्ण जननिक काल में परिपक्वता को प्राप्त करते हैं? तो ये राइट आंसर जो इसका 30 का हो जाएगा यह हो जाएगा ए, 500। लगभग 12 से 13
अंडे जीवन काल में 500 अंडे का उत्पादन करती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखेंगे, शुक्रजन किन कोशिकाओं में होता है? शुक्रजन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस किन कोशिकाओं में होता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा जननिक उपकला सेल्स में, ये हो जाएगा 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। वृषण की जननिक यानी टेस्टिस में जो जननिक उपकला मेम्ब्रेन्स पाई जाती उन कोशिकाओं में ये स्पर्मेटोजेनेसिस संपन्न होता है। नेक्स्ट 32, शुक्रजन में प्राथमिक जनन कोशिकाएं बनाती हैं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे बनाती हैं मल्टीप्लेक्शन फेज, ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, शुक्रजन की वृद्धि प्रावस्था के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो शुक्रजन की वृद्धि प्रावस्था के परिणाम स्वरूप जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं वह होती हैं शुक्राणु कोशिकाएं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 34, शुक्रजन की प्रक्रिया के पश्चात कितनी अगुणित कोशिकाएं बनती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 बी। 35, अग्रपिंडक में होता है। पहली बात तो अग्रपिंडक, इसको इंग्लिश में एक्रोसोम कहते हैं, जो कि शुक्राणु का पार्ट होता है और इस तरह से जो शुक्राणु बनते हैं ये वाला पार्ट जो है एक्रोसोम कहलाता है। तो एक्रोसोम में जो उपस्थित होता है ये पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि अंडे को फाड़ने का कार्य करते हैं। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। 36 देखेंगे, एक शुक्राणु में आनुवांशिक भाग होता है, तो ये होता है इसके शीर्ष में। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई सी, शीर्ष पार्ट में। और ये इस तरह की संरचना जो पाई जाती है शुक्राणु में, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ इस तरह से बना रहता है और ये शुक्राणु की संरचना होती है। नेक्स्ट 37, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो मध्य भाग में जो पाया जाता है 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि शुक्राणु को गतिशील होने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से अंडजनन की प्रक्रिया के चरण हैं। तो ये सभी अंडजनन की प्रक्रिया के चरण होते हैं, पहले गुणन अवस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था और अंत में जो होती है वह परिपक्वन। फर्स्ट इसे करेंगे, सेकंड इसे करेंगे और थर्ड परिपक्वन स्टेज होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अंडजनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अंडजनन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक अंड कोशिका में होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं आपको मानव जनन तंत्र से संबंधित सॉल्व कराए गए हैं। इसके अगले पार्ट या सेकंड पार्ट में हम सारे जो महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से जो हैं आपके 21 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कि 2023 की इम्पोर्टेंट परीक्षा है। तो इसी के साथ